बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। जब आप ये चीज़ फाइंड करोगे और आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तब अगर डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए तो ए डायगोनल है, अदरवाइज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। तो सबसे पहले हम उठा लेंगे पी का इन्वर्स, साथ में ए और पी। लेकिन अब हमें p का इन्वर्स चाहिए। पहले इसके लिए p का इन्वर्स फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या होता है इन्वर्स का? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ p, और इधर होता है एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ p। अब आपने इसको कल कर सॉल्व करना है जी। तो p इन्वर्स इक्वल टू होगा, अब आपने p की वैल्यू लेनी है। अगर आपको p की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें, p की वैल्यू गिवन है -3, -4, -1, -1। इसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट होता किस तरह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे ये +3 होगा, दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे +4 आएगा। और एडजॉइंट का मतलब होता है इन दोनों की जगह तब्दील कर दो। -1 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, इसका साइन माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है ये +1 हो जाएगा। अब आपने p इन्वर्स इक्वल टू होगा 1/-1 हो जाएगा, और -1 4 आएगा, 1 और -3 आएगा। ये -1 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो आपका p इन्वर्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -4 होगा, ये -1 होगा, ये +3 होगा। ये आपका p इन्वर्स आ गया। अब आपने इसको दोबारा उठा लेना है, यानी मैं क्या उठाऊंगा? मैंने उठाना है p इन्वर्स AP उठाना है। पहले p इन्वर्स की वैल्यू 1 -4 -1 और 3, फिर आपने a की वैल्यू को पुट करना है -3 -4, नेक्स्ट -1 -1, फिर आपने p की वैल्यू को पुट करना है दोबारा। p की वैल्यू a की वैल्यू मैंने आई थिंक गलत डाली, a की वैल्यू मैंने गलत डाली, a की वैल्यू ये नहीं है। a की वैल्यू क्या है? -11, फिर 36 है, फिर आगे लिखा हुआ है -3 और 10। आगे p की वैल्यू डाल दो। p की वैल्यू क्या थी? -3 -4 -1 -1। अब आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाइड करना है, आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 -4 होगा, -1 और 3 होगा। अब देखिए -11 -3 ये 33 हो जाएगा, 36 में 36 ज़रबे -1 ये -36 होगा, -11 -4 44 होगा, -36 होगा, फिर -3 ये 9 हो जाएगा, 10 में से 9 होगा, -3 -4 ये 12 होगा, और -10 एकन 10 होगा। तो p इन्वर्स AP होगा इक्वल टू 1 -4 और वो -1 और 3 हो जाएगा। इससे -3 बनेगा, ये -4 1 4 8 8 आता है, लेकिन ये 8 आ जाएगा, ये -1 होगा, ये 2 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। p इन्वर्स AP हो जाएगा इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, फिर ये +4 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, और ये -4 दूने 8 होगा, ये +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, 3 दूने क्या होगा? 6 होगा। अब p इन्वर्स AP इक्वल टू ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये -2 हो गया। अब देखिए दोनों ये वैल्यू ये डायगोनल आ गए, डायगोनल नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगोनल को देखिए 0 है, तो आप कहोगे कि हेंस A इज़ डायगोनलाइजेबल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स आ चुका है। A इज़ डायगोनलाइजेबल। पॉइंट क्लियर होगा जी सर? बिल्कुल क्लियर। अब जब A डायगोनल होगा, अब हम B पार्ट की तरफ जाएंगे। A की आइगन वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि थ्योरम 7.4 के मुताबिक, अब मैं आपको कह देता हूँ, थ्योरम 7.4 के मुताबिक एंड इस रिज़ल्ट के मुताबिक p इन्वर्स AP के मुताबिक ये जो डायगोनल वैल्यू होती हैं इसको आइगन वैल्यू होते हैं। हेंस आइगन वैल्यू, ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं आर क्या है? λ1 = 1 है, एंड λ2 = क्या है? -2 है। बस सिंपल सा रिज़ल्ट है जी, इसमें आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की ऊपर। प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं।
दोनों पार्ट इसके हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 देके अब आपको ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 2, 2 माइनस 2, पी की वैल्यू गिवन है 1 2 और फिर क्या लिखा हुआ है 2 1। अब हमने पहले क्या फाइंड करना होता है, पी इनवर्स पार्ट ए में क्या करना होता है, पी इनवर्स ए पी को फाइंड करेंगे ताकि ए डायगोनल विजिबल है या नहीं है। तो हम इसके लिए पहले पी इनवर्स फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ पी होता है और फिर आपने एडजॉइंट ऑफ पी लेना होता है। अब आपने पी इनवर्स तो लेकर डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो। एडजॉइंट का मतलब होता है 1 और 1 को जगह रिप्लेस करो, ये दोनों 1 है, कोई मसला नहीं, इसका पॉजिटिव साइन और इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा दोनों का, ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। पी इनवर्स इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा, -2 1 होगा। ये आपकी पी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपने इस चीज़ को उठा लेना है, पी इनवर्स ए पी आपने लेना है। पी इनवर्स की वैल्यू -1/3 होगा, 1 - 2 होगा, -2 1 होगा। अब आपने इसके साथ ए को मल्टीप्लाइड करना है, ए की वैल्यू 3 - 2 और 2 - 2 हो जाएगा। फिर आपने दोबारा पी की वैल्यू डालनी है, 1 2 और 2 1 होगा। बस आपने ये सारा मल्टीप्लिकेशन करना है, आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। पी इनवर्स ए पी इक्वल टू -1/3 होगा। इन दोनों को पहले लास्ट टू को मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 3 × 3 होता है, -4 होता है, फिर 3 दूने 6 होता है, -2 × 2 होता है, फिर 2 × 2 होता है, -2 दूने 4 होता है, फिर 2 दूने 4 होता है, -2 × 2 होता है। तो पी इनवर्स ए पी की वैल्यू आप देख सकते हैं -1/3, 1 - 2 -2 1 होगा, इससे -1, इससे 4, इससे -2, इससे 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, -1/3 होगा, ये फर्स्ट -1 आएगा, फिर जमा 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर कितना होगा 4 होगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, ठीक है जी, फिर -8 होगा, फिर +2 होगा। पी इनवर्स ए पी की वैल्यू आएगी -1/3, इससे 3 आ जाएगा, इससे 0 आएगा, इससे 0 आ गया, इससे -6 होगा। अब -1/3 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो -1/3 से मैं डिवाइड करूँगा, -3 और 3 ये -1 होगा, 0/3 0, ये भी 0, माइनस और माइनस प्लस होंगे, ये 2 होगा। हेंस अब देखिए ये दोनों ये डायगोनल पे कुछ एलिमेंट आ गए और नॉन डायगोनल 0 हो गए, तो आपने सिंपल फिक्रा लिखना है, हेंस ए इज़ डायगोनलाइजेबल। ए क्या है, डायगोनलाइजेबल है, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। अब पार्ट ए का तो जवाब हमें मिल गया, अब जाएंगे पार्ट बी की तरफ। अब आप देखें क्या कहते हैं, थ्योरम 7.4 के मुताबिक एंड ऊपर पी इनवर्स ए पी के मुताबिक फर्स्ट आइगन वैल्यू λ1 = 1 हो जाएगा, λ2 = 2 होगा। बस सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब जाएंगे पार्ट नंबर किसकी तरफ जाएंगे, पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, पार्ट नंबर 5 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 5 को देखते जाइए। अब आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है -1 1 और 0 0 3 0, 4 - 2 5 और पी की वैल्यू आपको गिवन है 0 0 1 1 4 2 -3 0 और 2। अब हमने पार्ट नंबर ए के लिए करना है। पार्ट नंबर ए क्या था, पी इनवर्स ए पी था, ठीक है जी। तो सबसे पहले पी इनवर्स फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी होता है और एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ पी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक मुश्किल पड़ने वाली है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो जब 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट होता है A1 1 होता है, A1 2 होता है, A1 3 होता है, A2 1 होता है, A2 2 होता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 2x3 के लिए तो आसान है, 2 3 होगा, A3 1 होगा, A3 2 होगा, A3 3 होगा, ये डिटर्मिनेंट होगा। सबसे पहले A1 1 को फाइंड करेंगे, यानी P, ये सारे P होते हैं क्योंकि ये P के एलिमेंट है ना, ये सारे P के एलिमेंट होंगे, ये मैंने सारे P कर दिए।
तो P11 क्या होता है, -1 के ऊपर 1 जमा 1 होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, फर्स्ट रो डिलीट करोगे, सेकंड कॉलम डिलीट करोगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, 4 0 2 2 होगा। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट इसका इन्वर्स आप ले सकते हैं, बहरहाल इनी हाँ मैं इसका डायरेक्ट लूँगा क्योंकि फिर क्या होगा आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मैं इसका इन्वर्स जिस तरह के मैंने बहुत सारे इन्वर्स ले चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दूँगा कि इसका इन्वर्स क्या होता है। इसका इन्वर्स मेरे पास आता है, मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल दी, -2/3 होगा, -2/3 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1/4 होगा, 0 होगा, 1/3 होगा, 1/12 होगा और 0 होगा। यहाँ तक तो पॉइंट सारों को क्लियर हो गया जी। अब आपने दोबारा अपना रिज़ल्ट लेना है, P इन्वर्स AP उठा लेना है। अब आपने P इन्वर्स की -2/3 होता है, -2/3 होता है, 1 होता है, 0 1/4 होता है, 0 होता है, 1/3 1/12 और 0। फिर आपने A की वैल्यू को डालना होगा। अब A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू क्या है, -1 1 0 0 3 0 4 2 5। फिर आपने P इन्वर्स P की वैल्यू डालनी होती है। अगर आप P की वैल्यू को देखें, मैं P की वैल्यू इधर से लिख देता हूँ। P की वैल्यू हमारे पास है 0 0 1 3 0 1 -3। फिर क्या लिखा हुआ है, 0 4 0 लिखा हुआ है, 0 4 0 लिखा हुआ है, 1 2 2 लिखा हुआ है। अब P इन्वर्स AP इज़ इक्वल टू, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूँ, ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे आप वैल्यू प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बस मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है। प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट कितना आता है, बहरहाल इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, तो इसका प्रोडक्ट आता है, इसका प्रोडक्ट आता है इनी हाउ, इसका प्रोडक्ट आता है 5 0 0 आता है। ठीक है, 0 1/4 आता है, 0 आता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है जी, नेक्स्ट आता है 0 3 0 3 0। अब देखिए आपका डायगोनल क्या हो गया, 0 3 0 3 0 3 0, आई थिंक से कुछ इस तरह से आएगा, 0 3 0। बहरहाल ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो हम इसकी आइगन वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो 5 0 0 आ चुका है, नेक्स्ट रो 0 3 0 आ चुका है, और फिर नेक्स्ट रो 0 2 1 आ चुका है, 0 2 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा मैट्रिक्स A इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल, इस इधर क्या लिखोगे, बहरहाल इसको रीचेक कर ले, A इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। मैंने कोई मिस्टेक किया होगा ना, यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट ये लिख रहा हूँ कि मे बी मुझसे कोई गलती हो चुकी होगी, आप चेक कर लें। मे बी राइट, मे बी ये क्वेश्चन राइट होगा और रॉन्ग होगा। अब मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बहरहाल इसको आपने चेक करना है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब डायरेक्ट जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम चेक करेंगे 15 और 15 17। अब देखते जाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 15 मैंने उठा लिया। इसका हमने प्रॉब्लम करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। पहले तो इस मैट्रिक्स का नाम A रखेंगे, यानी 0 0 0 और 5 है। बस आपने सिंपल इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना है, लेम्डा I होता है, डिटर्मिनेंट होता है, इसको 0 के बराबर करना होता है। अब आपने इसके अंदर A की वैल्यू डालनी होती है। A की वैल्यू होती है 0 0 5 और 0 होता है, फिर दरमियान में लेम्डा I की वैल्यू 1 0 0 1, फिर आपने डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना होता है, 0 0 लेना होता है, 5 0 रखना होता है, लेम्डा मल्टीप्लाइड करना होता है, तो ये होगा लेम्डा 0 0 लेम्डा आएगा और फिर इक्वल टू 0। आगे पॉइंट को सिंप्लीफाइड करते हैं। आगे किस तरह करोगे, आगे 0 में से लेम्डा, ये माइनस लेम्डा हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 होगा, 5 में से 0 होगा। ठीक है, फिर 0 में से माइनस लेम्डा हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर जी। अब इसका डिटर्मिनेंट 5 में से 0, ये 5 होगा।
अब इसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे लेमडा इंटू माइनस लेमडा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 0 आएगा। तो माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी आपकी लेमडा की वैल्यू इज़ द ओनली आइगन वैल्यू विद अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2। अब देखिए, अगर आप लेमडा का स्क्वायर देखें, इसको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अब इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, लेमडा के पावर को अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू, हेंस लेमडा इज़ द ओनली वैल्यू, लेमडा इक्वल टू 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू। ये सिर्फ आपको एक आइगन वैल्यू मिल रही है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसको चेक करते हैं कि इससे आइगन वेक्टर का क्या हिसाब बनता है। अब आपने आइगन वेक्टर की तरफ देखना होता है, तभी आप पॉसिबल है कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। आइगन वेक्टर क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इन टू में x रखना होता है इक्वल टू 0 रखना होता है। a माइनस लेमडा की जगह 0 डॉट आई होगा, फिर इन टू में x आएगा इक्वल टू 0 होगा। अब चूंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो इससे तो 0 आ जाएगा, इसको तो सिंपल 0 होगा, यानी 0 मैट्रिक्स आएगा। चूंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो x, y होगा। तो a की वैल्यू अब आपने प्लग करनी है। अब आपको a की वैल्यू का पता है जी पहले से। अब आपने a की वैल्यू क्या करनी है, प्लग करनी है। a की वैल्यू क्या थी, 0 0 5 0 थी, n2 में x था और साथ में y था इक्वल टू, इधर 0 0 मैट्रिक्स होगा। पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 0 ज़रबे x और 0, ऊपर तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट से आ जाएगा 5x इक्वल टू क्या होगा, 0 0 होगा। अब 5x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो इससे x की वैल्यू आएगी 0। अब इसका मतलब है कि हमारा वेक्टर किस तरह आ गया कि x की वैल्यू तो निकल आई 0, y की कोई वैल्यू निकल नहीं है, यानी y को हम इसी तरह छोड़ेंगे। अगर मैं इससे y को कॉमन कर दूँ तो 0, 1, तो हमारा जो आइगन स्पेस बनेगा, हेंस आइगन स्पेस, जो आइगन स्पेस बनेगा वो आइगन स्पेस क्या आएगा, स्पेन आएगा। कौन सा वेक्टर डालना है, ये वाला वेक्टर डालोगे, 0 और 1। कोई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं सर? अब देखिए, अब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, अब आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा कि ये क्यों इसका पॉसिबल नहीं है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अगर आइगन वैल्यू की देखे, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 0 इज़ 2, उसकी 0 है 2। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गई 1, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये इसमें एक ही वेक्टर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 1 इज़ लेस देन 2। दे आर नॉट इनफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं होगी। जब इस तरह का केस होगा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस हो जाए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से, तब वो क्या होगा, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, क्लियर? बिल्कुल। सो हेंस जब इस तरह का केस होगा, हेंस ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल, हेंस ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। बेस्ट विशेस, गुड लक।